नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यार भरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीजीएल प्रीलिम्स की जो पूरी आंसर की है उसमें 900 क्वेश्चंस हैं। कुल मिलाकर 36 सेट हैं। तो 900 क्वेश्चंस में से अगर हम सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और मैंने आप लोगों को सबसे पहले पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस डिस्कस किया, आंसर की को डिस्कस किया। उसके बाद आप सभी प्यारे दोस्तों से मैंने मांगे थे कि बेटा वो कौन से क्वेश्चन है जिस पर आपको डाउट है, जो आप चैलेंज कर सकते हैं। और दोस्तों आज की क्लास जो है वो ये अपने आप में आपकी मदद करने वाली है। आज की जो क्लास है वो अपने आप में आपके भेजे हुए कई सारे डाउट्स हैं, उनको मैं आप लोगों को तार्किक रूप से समझाऊंगा। जिनको आप चाहें चैलेंज कर सकते हैं और जिनको आप चाहें गलती से चैलेंज ना करना, क्योंकि वो अपने आप में ठीक हैं। तो आइए दोस्तों, कहानी को हम समझना शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल हमारे सामने है जिसको लेकर बहुत सारी बहस छेड़ी गई है हमारे प्यारे टीचर्स के द्वारा। इसके बारे में हम थोड़ा तार्किक रूप से इसको समझने का काम करते हैं। सवाल लिखा है मेरे बच्चों, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट। सबसे पहले इस अबाउट को ध्यान से पकड़िएगा। अबाउट अपने आप में कुछ और नहीं, एक प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन होने की वजह से ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, फिर से प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का हमारे सामने ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, हाँ है ना? तो यहां तक की बात हमें समझ में आई। तो हमें सबसे पहले ये समझना है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस ये इस लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ छिपी हुई है? आगे हम चलते चले जाते हैं तो आप कहोगे सर ये ओपन इसकी वर्ब है क्या? मैं कहूँगा नहीं मेरे बच्चों, ओपन अपने आप में एक एडजेक्टिव है जो इस प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर आगे रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। किसके साथ बेटा? ये रिलेट करने की कोशिश कर रहा है ओपन टू देम, यानी कि जो भी यहाँ पर रिलीफ की बात कही गई है, जो भी राइट्स की बात कही गई है, एटसेट्रा। तो इस लिखे हुए सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो यहां लिखी है हैज राइट, लिखा है हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ये हो गई हमारे पास सबसे पहले बात, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसी लिखे हुए सब्जेक्ट की वर्ब और उसका लिखा ऑब्जेक्ट। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों यहां हम अगर ध्यान से देखेंगे, इन केस, जब हम इन केस की बात कर रहे होते हैं, इन केस का मतलब हमें समझ में आता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है ना? यानी कि जब इसकी सेंस को आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप में सामने वाले को अलर्ट कर रहा है। एक तरह की ऐसी कंडीशन जिसमें हम पहले परिणाम सोच रहे होते हैं, उसके बाद हम उसके लिए जो रिजल्ट है वो हम बाद में उसके लिए सोचते हैं। तो जब भी हम इस इन केस की बात कर रहे हो तो कंडीशनल के बिहेवियर से अगर हम समझेंगे तो इसके साथ हम विल शैल वुड का यूज नहीं करते। तो उसकी वजह से बेटा हमारे सामने ये जो आंसर है ये अपनी जगह इसके लिए नहीं होना चाहिए। अब हमारे सामने यहाँ जो लिखा हुआ सवाल है, इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ किसी भी चीज की अवेयरनेस हो। ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है। किसी भी की चीज के पीछे अवेयरनेस हो, अवेयरनेस किस लिए हो सोच के देखिएगा। आप एटीएम यूज करने जाएं तो एटीएम को आप जब यूज करेंगे तो एटीएम को यूज करने की आपको अवेयरनेस किस लिए दिए जाए? ताकि आप एटीएम को यूज करने की योग्यता दिखाएं। बात समझिएगा, हाँ है ना? आप लोगों को बहुत सारे बिलबोर्ड्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे साइन बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, किस लिए? ताकि आप उस काम को करने के योग्य हो या फिर उस काम को करने के लिए योग्य नहीं हो। इसी बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो मेरे बच्चों, अगर आप यहाँ इस ऑप्शन को देखेंगे, डिड के साथ ये गेटिंग पूरी तरह से गलत है। ठीक है भाई, अब इस लिखे हुए सवाल की बात अगर हम करते हैं, इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, तो जो उनके पैसे की वर्थ है, जो उनके पैसे की वर्थ है ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जितने का वो सामान या सर्विस लेकर चल रहे होते हैं, उस चीज की उन्हें पैसे की वर्थ नहीं मिल पाए। आप कहोगे सर फिर इसमें अवेयरनेस की तो कोई सेंस नहीं है। अरे हाँ है ना सर, अवेयरनेस इसलिए होती है ताकि आप कोई काम को करने के योग्य हो या आप किसी काम को करने योग्य नहीं हो तो उस चीज की अवेयरनेस आपको दी जाती है। तो यहाँ ये जो आंसर हमारे सामने इस सेंस को जस्टिफाई करता है, क्या कहता है सर? दे वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, इसी चीज की अवेयरनेस यहाँ फैलाई गई है। तो बच्चों ये आंसर अपने आप में बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल गलती से चैलेंज मत कर देना, अपना पैसा खराब नहीं करना। करेक्ट होगी बच्चे, हाँ है ना? अगर कोई सज्जन ये कहते हैं सर देर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, तो आप नो सब्स्टिट्यूशन को सेलेक्ट कर दें। ठीक है ना? तो पहली बात को तो ध्यान से हमें ये समझ के चलना है कि हमें अपने आंसर के साथ साथ एसएससी की कंसीडरेशन को भी लेकर चलना है। एग्जामिनर एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आप सभी के सामने रखता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको लेकर चलना ही होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में सही है, इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों,
तो इस लिखे हुए सवाल में यही इसका बेहतर आंसर होगा बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द टीममेट्स मेड सेवरल जाइब्स एट द ओपोनेंट टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इस सवाल को लेकर बहुत लंबी बहस है, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को मेरे पास भेजा है। पहले तो शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच समझो, उसके बाद एंटोनिम तक जाएंगे हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, टीममेट्स हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने मेन वर्ब है, आप इसी को फाइनाइट वर्ब भी कहेंगे। सेवरल की वजह से यहाँ पर ये अपने आप में क्या है, नाउन, वो भी कौन सा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जाइब के साथ एट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी के लिए इंसल्टिंग रिमार्क्स का यूज करना। किसी के लिए क्या यूज करना, इंसल्टिंग रिमार्क्स का यूज करना, यानी कि किसी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना। तो ये होगा इंसल्टिंग रिमार्क्स हमारे सामने। जब इंसल्टिंग रिमार्क्स की हम बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है बच्चों, मैंने आपको बहुत सारी जो टॉप 50 टॉप 100 वाली सेक्शंस दिए हैं वीडियो के, वहां आपको सिनोनिम एंटोनिम छांटना बताया है। यानी कि ये शब्द अपने आप में नाउन की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या, नेगेटिव सेंस, किसी के ऊपर क्या हुआ, इंसल्टिंग रिमार्क्स पास करना। ठीक है जी। अगर आप इसी जाइब को एक और तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी शिप जो जा रही थी, कोई भी शिप जो जा रही थी पॉइंट ए से बी की तरफ, तो आप इसकी डायरेक्शन बदलकर बी से ए की तरफ है, तो इसको भी हम कोर्स ऑफ एक्शन या कोर्स ऑफ डायरेक्शन को चेंज करना, जो शिप ट्रेवल कर रही है। तो वो वाली सेंस तो यहां है नहीं। नेगेटिव के लिए सर मोकरी इसका सिनोनिम हो गया, क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव ही वर्ड है ना। अब ध्यान से दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो सर ये नाउन है, कॉन्ट्राडिक्ट अपने आप में सिर्फ एक वर्ब है। और बच्चों बिल्कुल बेसिक्स है ये चीज कि नाउन का सिनोनिम नाउन, वर्ब का सिनोनिम वर्ब, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव, और भाई वर्ब का सिनोनिम वर्ब। कॉमन सेंस की बात है। तो आप कहोगे सर ये तो दूर दूर तक नहीं होगा। ठीक है जी। अब हमारे सामने इंस्पिरेशन, क्या आप यहाँ इंस्पिरेशन की बात को जस्टिफाइड, क्या इंस्पिरेशन के साथ मेड का आप यूज कर पाएंगे, सर बिल्कुल नहीं। तो एक ही हमारे सामने आता है क्या चीज, कॉन्सोलेशन। जब कॉन्सोलेशन की हम बात करते हैं, कॉन्सोलेशन इज समथिंग दैट मेक्स समवन हु इज सैड या डिसअपॉइंटेड फील बेटर। किसी को ऐसी सांत्वना देना जो डिसअपॉइंटेड इंसान है वो रिलैक्स्ड फील करे। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली चैलेंज कीजिएगा, इसका आंसर है कॉन्सोलेशन। ठीक है बेटा। अब देखो जाइब को लेकर अगर हम समझते हैं वर्ब की तरह से, ठीक है ना जी, ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी से आपके लिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। कभी कभी डिक्शनरी भी कंफ्यूज करती है। डिक्शनरी भी कंफ्यूज कैसे करती है, जाइब का मतलब हमें समझ में आता है जब किसी चीज को कोइंसाइड करना है, टू बी इन अग्रीमेंट ऑन एवरी पॉइंट, हर बात पर किसी चीज को लेकर अग्री होना, राइट। लेकिन बच्चों यहाँ जाइब वर्ब की तरह है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो सेवरल की वजह से ये नाउन है, और इस नाउन की वजह से ही एट प्रेपोजिशन इसके साथ यूज हुई है। तो बाबू वर्ब वाली कंसीडरेशन तो हम लेकर ही नहीं चलेंगे। थोड़ा आगे हम चलते हैं तो इसके एंटोनिम वर्ब के अनुसार कॉन्ट्राडिक्ट सही है, अगर वर्ब के अनुसार हम लेकर चलें। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये नाउन की तरह से है तो सर उस बात के ऊपर तो बहस हम करेंगे नहीं। एक और चीज दिखाता हूं, कॉन्ट्राडिक्ट अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अगर आप यहां देखोगे तो कहीं पर भी आपको जाइब का कोई लेना देना नहीं मिलता है। ठीक है बच्चे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा आप लोगों को जरूर चैलेंज करना चाहिए। यहाँ जो कॉन्ट्राडिक्ट है ये बिल्कुल गलत आंसर है, कॉन्सोलेशन करेक्ट आंसर है। यहाँ आप इसको जरूर चैलेंज करेंगे। अब मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर आ जाइए। तो इसमें हम लोगों को करेक्ट आंसर कौन सा है भाई, कॉन्सोलेशन। ठीक है भाई, ये आंसर है इसका। तो बेटा बाकी जितना भी दिया सबको आप चैलेंज कर दीजिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक बेहतरीन सवाल है, यहाँ बहुत खूबसूरत उलझन आपको दी गई है मेरे बच्चों। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बच्चों तो क्या लिखा हुआ है, बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब यहां पर पहली बात तो बाई जो है ना अपने आप में एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि कोई भी काम जो पूरा हो चुका। अब यहां पर क्या लिखा है मेरे बच्चों, बाई दिस टाइम, इस समय तक, नेक्स्ट ईयर, यानी कि इसी से आइडिया हो गया हमारे सामने फ्यूचर परफेक्ट की कंसीडरेशन ओके है ना। अब दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट की कंसीडरेशन के अनुसार ये हमारे सामने फ्यूचर की जानकारी दे रहा है। अब फ्यूचर के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हमें यहां पर इसके साथ हैव लगाना होगा।
यहाँ पर हमें हैव लगाना होगा, बिल्कुल सही होगी बात, बोलो हाँ। अब इस हैव के साथ हमें आगे लिखने की जरूरत है क्या चीज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो पहली बात तो इसको हमें चैलेंज करना है, करेक्ट है ना। तो भाई साहब एसएससी ने तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक आंसर दे दिया है कि आप यहाँ हैव लगा दीजिए। लेकिन यहाँ एक कंसिडरेशन और है जिस पर स्टूडेंट्स को चैलेंज करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए, और वो चैलेंज करने की बात क्या है, ये जो एंड कंजंक्शन है, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों स्टार्टिंग को लेकर सब्जेक्ट कहाँ है, आप कहोगे सब्जेक्ट यहाँ है। इसको लेकर अगर हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब इस विल के साथ हैव को जोड़कर ही तैयार होगी, तो यहां स्टार्टिंग की जगह ये बात चैलेंज करने लायक है। तो मेरे बच्चों यहां पर अगर एरर की हम बात करें तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन की तरफ हम लोगों को मार्क करना है। तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आप चैलेंज कर सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में अगर दो जगह सेक्शनल एरर है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, अपना टाइम बिल्कुल इसमें अदरवाइज और इधर उधर नहीं लगाएंगे। तो बेटा इस सेंटेंस के अंदर यही दूसरे पेपर में भी हमें देखने को मिला जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी अलग थी, तो यहाँ दो जगह पर आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है बेटा, फाइन। अब कुछ लोगों ने ये भी आर्गुमेंट दिया कि सर यहाँ पर अगर हम विल हैव के साथ ग्रेजुएटिंग कर देते हैं तो सर यहाँ कोई टाइम एलिमेंट नहीं दिया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मिनिमम कंडीशन है कि जब कोई काम कुछ हद तक पूरा हो चुका है और कुछ बाकी उसका हिस्सा चल रहा है, तो पार्शियली और कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मिक्सचर फ्यूजन अगर नहीं है तो आप उसे जबरदस्ती परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज ना करें। बहुत विद्वान लोग हैं वो कह रहे हैं कि सर यहाँ अगर विल हैव ग्रेजुएटिंग कर दें तो इस एंड के बाद स्टार्टिंग को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। बाबू हमेशा एक बात याद रखना, ये टाइम है जिसकी वजह से हम टेंस को ठीक करते हैं। तो बेटा ये चैलेंज करने लायक क्वेश्चन आपका बनता है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, शी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक दैट। इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। शी वॉज फुलिश इनफ, ये बात तो अपने आप में क्या है, फैक्चुअल है। देखो बच्चों मूड को दो हिस्सों में हम बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। एक मूड हमें बताने की कोशिश करता है फैक्चुअल। फैक्चुअल उन बातों को कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एक खूबसूरत तालमेल होता है, यानी कि इनके बीच आपस में टेंस का एक एग्रीमेंट बन जाता है। 12 टेंसेज हैं, 12 टेंसेज में अग्रीमेंट हम वर्ब का और सब्जेक्ट का बनाकर चलते हैं, ठीक है ना। ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट तैयार है। फिर आती है एक दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं नॉन फैक्चुअल। अब नॉन फैक्चुअल किसकी बात करता है, दो हिस्सों में बात करता है। एक हमारे सामने जिसे हम कहते हैं जब कोई नेसेसिटी हमें देखने को मिलती है, जब हमें कोई इनडायरेक्ट ऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर जब हम किसी को कोई एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, यानी कि हुआ नहीं ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हैं। और फिर एक आती है हमारे सामने जिसे हम हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं या इमेजिनेशन कहते हैं, अरे है ना, यानी कि ऐसा होता। तो बाबू ये हमारे सामने आया है प्रेजेंट सब्जेक्टिव परिवार से और ये हमारे सामने आया है पास्ट सब्जेक्टिव परिवार से। सारी बातें छोड़कर हमें समझ आया इसके साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं और बाबू पास्ट सब्जेक्टिव के साथ हम यूज करते हैं या तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या इररिस्पेक्टिव, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम इसके साथ यूज करते हैं सिर्फ वर्ब को। अब सवाल पर आ जाएं बच्चों, यहां पर तो हमारे सामने फैक्ट बता दिया कि वो इंसान बहुत ज्यादा बेवकूफ था। अब यहां लिखा इन्फिनिटिव, इसका सब्जेक्ट कौन है, शी, ठीक है ना जी। वही बेवकूफ था इंसान और वही सोचता था, क्या सोचता था, आगे लिखा है दैट शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ। अब इस नाव को आप जानबूझ के नहीं छेड़ पाएंगे, इस नाव को आप जानबूझ के नहीं छेड़ पाएंगे। क्यों नहीं छेड़ पाएंगे, इसकी वजह है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नाउ का मतलब ये आपकी स्थिति कौन सी है, प्रेजेंट। तो बाबू टाइमलाइन इस बात को जस्टिफाई करता है कि अगर आप किसी चीज को पास्ट में सोचकर प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो ये वाजिब है। वाजिब क्या नहीं है, पास्ट से आप सीधा फ्यूचर में जंप नहीं मार सकते, वरना प्रेजेंट को बिना रिलेट किए टेंस का एग्जीक्यूशन ही नहीं है। टेंस केवल तभी काम करता है जब डायरेक्टली इनवर्सली प्रेजेंट उस चीज में इन्वॉल्व हो, समझ रहे हैं। अगर मैं आपको 2006 की बात और 2030 से रिलेट करने की कोशिश करूंगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में 2024 चल रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं।
यू गॉट माई पॉइंट। इसके बगैर आप ना तो पास्ट ना ही प्रेजेंट को डिक्लेयर कर पाएंगे। तो मेरे बच्चों यहाँ अगर हम क्वेश्चन को समझने का काम करते हैं तो ये अपने आप में नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट तो नहीं है। जब ये नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट अपने आप में नहीं है तो हम इसे किस कैटेगरी में लेकर जाना चाहेंगे? हम लेकर जाना चाहेंगे इसके, मतलब फैक्चुअल नहीं है तो नॉन फैक्चुअल। तो सर नॉन फैक्चुअल कैसे हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर ना तो किसी तरीके की नेसेसिटी है, ना कोई इनडायरेक्ट ऑर्डर है, ना किसी तरह की एडवाइस है, ना ही कोई भी ऐसी बात कही गई है जिसको कोई इंपॉर्टेंस दी गई हो, समझ रहे हैं, ना ही ये कोई सजेशन देने की बात हुई है। तो यहाँ तो सोचा जा रहा है, और सोचना हमारे सामने क्या हो गया? सामने वाले जो भी स्थिति है वो प्रेजेंट में है। तो ये इंडिकेटिव मूड होने की वजह से ये आंसर अपने आप में बिल्कुल सही है किसी भी तरह। अच्छा वैसे भी अगर आप देखोगे ना बच्चों, यहाँ वर कंप्लीटली सेफ, शी के साथ वर का एग्रीमेंट गलत हो गया। सर हैज के साथ बीइंग आना कोई टेंस नहीं है, हैज के साथ हैव आना ठीक नहीं। तो ये आंसर अपने आप में बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी बात चैलेंज नहीं की जा सकती। तो बच्चों इस क्वेश्चन को चैलेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पैसा खराब नहीं करना, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने इसमें बिल्कुल सही आंसर को मार्क कर दिया है, ये अपनी जगह वैलिड है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना होगा बेटा। सवाल हमारे सामने आता है, इन सम कंट्रीज, अगर कुछ देशों की हम बात कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। सबसे पहली बात तो इस अंटिल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बता रहा है समय के नेगेटिव होने का, यानी कि टिल नॉट, जब तक आप 21 साल के नहीं हैं तब तक आप एबिलिटी बता रहे हैं। सर आप एबिलिटी बता रहे हैं, तो सर आप एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। सर इन सम कंट्रीज अपनी जगह ठीक है, यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक। सर लोग यहाँ 12 14 15 साल की उम्र में भी पी सकते हैं, समझ रहे हैं, पीने की एबिलिटी की बात नहीं है। आप प्रोहिबिशन की सेंस यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, आपको अलाउ नहीं किया जा सकता। सर मैं दूसरी बात को समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। जब तक आप 18 साल के नहीं हैं तब तक आपको इजाजत नहीं है कि आप गाड़ी चलाएं। जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब तक आपको इजाजत नहीं है कि आप गाड़ी चलाएं, समझ रहे हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्या आप अब उस गाड़ी को, बाइक को चलाने के योग्य नहीं है? सर गांव देहात में जाओ, 12 साल का बच्चा गाड़ी बाइक चला रहा है। पॉइंट हमें क्या समझ में आया? सर यहाँ पर एबिलिटी की बात नहीं है, यू आर नॉट, तो आप क्या लिखने की कोशिश करेंगे? अलाउड, ठीक है जी। तो ये आंसर अपने आप में बेटा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये अपने आप में बिल्कुल आंसर ठीक है। बस आपको इसमें करेक्शन क्या है, जो भी है, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। तो बच्चों इस क्वेश्चन को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ना टाइम खराब करना ना पैसा खराब करना भैया। अब अगला सवाल, ये हमने कर ही दिया बेटा, ठीक है ना जी। चलिए भाई अब अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। लिखा है आई हैव द 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। ये सवाल आपको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि इस सवाल के अंदर पेपर में बनाने वाले ने ही यहाँ पर एक नहीं दो जगह पर गलतियां दी हैं। देखिए मेरे बच्चों, हमारे सामने इन्फिनिटिव परिवार का जो सदस्य है वो ये है, ठीक है जी। जब इन्फिनिटिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाबू इन्फिनिटिव अपने आप में टू के साथ V1 जुड़कर या तो ये एडवर्ब का रोल प्ले कर देता है, या फिर अगर हम कहें तो ये नाउन का रोल प्ले कर देता है, ठीक है जी। तो इन दोनों के बीच किसी भी शब्द को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्यों बर्दाश्त नहीं करते हैं? क्योंकि स्प्लिट इन्फिनिटिव अपनी सेंस को डैमेज कर देता है, ठीक है ना। स्प्लिट इन्फिनिटिव की अगर हम बात करते हैं तो अपनी सेंस को डैमेज कर देता है, इसलिए एक तो परेशानी यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने इसको मार्क कर दिया है थोड़ा सेफ फील करें, ये अपनी जगह एरर है। अब सवाल में दूसरी बात कही है क्या? आई हैव द 100 रीजंस। मैं आपको अगर एक छोटा सा सवाल दूं और मैं आपसे पूछूं आ डजन एप्पल कहा जाए या एप्पल्स कहा जाए, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। यहाँ अ डजन के लिए यूज हुआ है, डजन संख्या 12 पेश करता है, इसलिए एप्पल्स का आप जिक्र करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रीजन से पहले 100 लिखा है, इसी की वजह से प्लूरल, लेकिन 100 के साथ हमें यहाँ ए। तो बेटा ये भी अपने आप में एक एरर है और ये भी। तो ये क्वेश्चन आप चैलेंज जरूर करें। एक ही सेंटेंस के अंदर दो चीजें, पहला रीजन क्या देंगे आप? इन्फिनिटिव स्प्लिट नहीं होता है, इसीलिए ये टू और V1 के बीच, हालांकि V1 नहीं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, टू और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच नॉट का यूज इनवैलिड है, एक बात। और दूसरी बात यहाँ, तो ये क्वेश्चन आपको चैलेंज जरूर करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके भाई फाइन। तो यहाँ पर दो तरह के चैलेंज आप लोगों के सामने आ गए हैं और ये आप लोग अच्छे से चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
आइए बच्चों अगले सवाल पर काम करते हैं। द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर, ये एक सीधा साधा सवाल है। ठीक है, आप जब भी सिलेक्शन बैच में एडवर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं तब आपको इसको रीजन के साथ समझाया जाता है। अगर आप बात करते हैं बच्चों सेलेक्ट, मैं अगर बात करता हूँ इलेक्ट, मैं अगर बात करता हूँ नोमिनेट, या मैं अगर बात करता हूँ चूज, या मैं बात करता हूँ मेक, मैं अगर बात करता हूँ ऐसी किसी भी वर्ब की, तो मेरे बच्चों इनके बाद हम लोगों को चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोगों को इसके बाद चाहिए नाउन। करेक्ट है ना। तो बाबू जब आप इनके बाद यूज कर रहे होते हैं तो सामान्यतः सिखाया जाता है इनको एडवर्बियल ना बनाया जाए, इनके साथ एज लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो जब हम इनके साथ एज नहीं लगाते हैं तो सर सवाल का जब पैसिव आप बनाते हैं, शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, हिम से हमने सब्जेक्ट की तरफ लेकर आए तो सर हमारे सामने अ डायरेक्टर तो कहीं सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है। ही के साथ बात हमने शुरू की, ठीक है बेटा। अब हमारे सामने लिखा है ही के साथ आगे क्या, विल बी इलेक्टेड, विल बी इलेक्टेड। तो बाबू यहाँ एज लगाने की बेवजह जरूरत नहीं थी। ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर। और पैसिव की खास बात यह है कि पैसिव में हम एजेंट को चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, यानी कि पैसिव के अंदर जो डूअर है, सब्जेक्ट है, एजेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए वी कैन रिमूव इट। तो बाबू ये क्वेश्चन आपको 100% चैलेंज करना चाहिए। करेक्ट आंसर आप लोगों के लिए हो गया दोस्तों डी फॉर टैली, ये आपको 100% चैलेंज करना चाहिए। आंसर की के वक्त भी मैंने तुरंत ही आपको उसी रात जिस दिन आंसर की थी तब भी कहा था ये क्वेश्चन भाई चैलेंज करना, जरूर चैलेंज करना, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपके सामने है, ठीक है बच्चों। तो यही क्वेश्चंस हमारे सामने आए जिनको हम लोगों ने चैलेंज करना था। हाँ, मेरी तरफ से एक छोटी सी गलती ये हुई बच्चों कि मैं आपको आंसर की कि इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में लेट हो गया था, पर कोई बात नहीं, अभी आपके पास समय है, तुरंत से आप इन सभी चीज़ों को चैलेंज कर दीजिए। बेस्ट विशेज़।